दोस्तों मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार रेम्बा क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं इस समय न्यूज़ में बड़ा ज्वलंत मुद्दा है जिसे हम कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, है ना, जो हमारे संविधान के और राज्य के नीति निषेध सिद्धांत में वर्णित है अनुच्छेद 44 के तहत। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हैं और इस समय क्या मुद्दा बड़ा गरमाया हुआ है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। और देखिए इसमें क्या है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या, ठीक है। हालांकि देखिए लगभग लोगों को धीरे धीरे पता चल ही गया है कि ये चीज़ें हैं क्या, और अनुच्छेद 44 में फिर इसका विरोध क्यों हो रहा है, इसमें क्या क्या बातें रही हैं, और सबसे बड़ी बात विरोध करने का कारण क्या है, अगर हम डिटेल्स में समझ लें, है ना। होता क्या है हमारे यहाँ, हमारे देश में अगर कोई कुछ कह दिया लोग सुन लेते हैं और उसके बाद फिर उसी को कहीं ना कहीं पता नहीं है कि एक्चुअल मुद्दा क्या है और चीज़ें क्या लिखी हुई हैं। जैसे अभी मैं हाल फिलहाल में देख रहा था, एक न्यूज़ में फिर दिखा रहा था, ओवैसी साहब कह रहे थे कि भाई ये हमारे जो है फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है। अर्थात अनुच्छेद 29 में लिखा हुआ है कि जो हमारा जो संविधान है वो किसी या राज्य किसी भी व्यक्ति के धर्म, जाति, वंश, लिंग के आधार पर उस पर भेदभाव नहीं कर सकती, तो उसका हनन है। तो उस चीज़ को मैं क्लियर करने वाला हूँ कि क्या चीज़ उसमें लिखा हुआ है और उनका उद्देश्य क्या था। क्या वो 44 को एलिमिनेट करने की बात करता है अनुच्छेद 29, या 29 के साथ 44 लागू किया जा सकता है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और देखिए इसकी चर्चा जो है गाहे बगाहे बहुत ज़माने से चली आ रही थी, और कम से कम ये जो वर्तमान की सरकार है, चूँकि इसके मैनिफेस्टो में था, तो जब से ये सरकार बनी तब से कहीं ना कहीं चर्चाएं चल रही थी। अब लगभग ऐसा मामला बन चुका है कि अब कुछ समय और फिर समान सिविल संहिता लागू कर दिया जाएगा। तो अब देखिए इसमें क्या है, कुछ चीज़ें जैसे अगर हम बात करें कि इससे पहले और जगहों पे क्या है, तो देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, सूडान, टर्की, इजिप्ट जैसे कई सारे देश जो है समान सिविल संहिता को लागू कर चुके हैं, है ना। हमारे यहाँ एकमात्र एक राज्य ऐसा है गोवा। अभी हाल फिलहाल में अगर करंट अफेयर के तहत देखें तो उत्तराखंड ने भी लागू किया हुआ था, है ना। तो गोवा 1961 से समान सिविल संहिता को लागू किया हुआ है। इसके बारे में हमारे जो समान संविधान निर्माता रहे या अन्य जो बड़े लोग, नेता जो रहे उस समय, उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा सुना इसके बारे में, ठीक है। तो चलिए हम लोग चर्चा शुरू करते हैं और फिर हम देखेंगे कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं। देखिए ये वीडियो किस किस के लिए इम्पोर्टेंट है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बिल्कुल है, क्योंकि अनुच्छेद 29 हर बार पूछा जाता है। 29 क्या हम कहें, धार्मिक स्वतंत्रता से लेके और शैक्षिक स्वतंत्रता, यानी कि पूरा 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल बन चुके हैं। अभी लास्ट के वीडियो एग्जाम में भी आया था, जो भी एग्जाम आता है आता जरूर है 29, 30। यूपीएससी के पेट ने पूछा, सभी एग्जाम लगभग वहाँ से फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार से वहाँ से क्वेश्चन जरूर उठाते हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट तो ही है, और साथ ही साथ उन लोगों के लिए है जो इस मुद्दे को समझना चाहते हैं कि क्या आखिर एक्चुअली मामला चल क्या रहा है और इससे किसको नुकसान होगा, किसको लाभ होगा, है ना। तो हम यहाँ पर बात कर लेंगे हमारे प्रस्तावना में, संविधान के प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष की बात की गई है, तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये पूरा एक मैं सिनेरियो बना के रखा हुआ हूँ, तो उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए ये कमेंट है आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट का, कलर तो वाइट, ठीक है। तो समान सिविल संहिता यानी कि अनुच्छेद 44 नीति निषेध तत्व के अंतर्गत अनुच्छेद 44 में राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह समस्त भारतीयों के लिए समान सिविल संहिता लागू करे। सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार कहा सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ऐसा करना चाहिए, और चूंकि शाहबानो बेगम का जो मामला रहा उसमें राजीव गांधी सरकार को फटकार भी मिली थी, और चीज़ें धीरे धीरे कहीं ना कहीं, तो उसमें देखिए आगे अब इसी में बात हो रही है। भारत सरकार ने हिंदू विवाह अधिनियम, है ना, हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, और उसके बाद
के माध्यम से हिंदू कानून में सुधार करने का भी प्रयास किया, परंतु सरकार इसके अतिरिक्त समान सिविल संहिता के मामले में कहीं न कहीं निष्क्रिय रही है। कमेंट है, उच्चतम न्यायालय ने शाहबानो केस के 1986 का एक केस रहा, इंदौर से बिलोंग करने वाली ये महिला थी और इनका जो है तलाक हो गया था 61 साल के उम्र में और इनके 5 बच्चे भी थे। तो वहाँ से मेहर एक चीज़ होती है, अभी हम चर्चा करेंगे, पहले इन पर चर्चा कर लें कि क्या नुकसान क्या होता है। तो समान सिविल संहिता लागू करने के निर्देश दिया किसने? सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में। तो राजीव गांधी सरकार अल्पसंख्यकों के दबाव में इसको लागू न कर सकी। अल्पसंख्यक मतलब अल्पसंख्यक कौन है? आमतौर पे हमारे यहाँ सबसे बड़ा अल्पसंख्यक मुस्लिम धर्म है और सीधा सबसे ज़्यादा दिक्कत अभी किनको हो रही है? सबको नहीं हो रही है, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है, समानता होने का जो है। अनुच्छेद 44 जब लागू हो जाएगा तो वास्तव में भारत में समानता आ जाएगी। हाँ, कुछ समय या कुछ ठेकेदारों को बुरा लगेगा कुछ समय के लिए, लेकिन वास्तव में बच्चे, अब देखिए क्या होता है, जैसे यहाँ पे हिंदू मैरिज एक्ट है, ठीक है, तो इसमें है भाई कि 18 साल के बाद शादी होगी, कुछ राज्यों में तो 21 साल के बाद शादी होगी, लेकिन जो शरीयत है, मुस्लिम पर्सनल लॉ है, शरीयत है, मुस्लिम धर्म और पारसी है ना, और क्रिश्चियन, हाँ, इन लोगों का अपना क्या है? अपना खुद का जो है कानून है, विधान है, ठीक है ना। जैसे 2 प्रकार के आमतौर पे कानून होते हैं, तो एक तो होता है सिविल लॉ और दूसरा होता है क्रिमिनल लॉ। तो क्रिमिनल लॉ तो हर जगह सेम टू सेम चल रहा है सभी धर्मों में, लेकिन सिविल लॉ में कहीं ना कहीं डिफर है। बाकी चीज़ें, बाकी जो धर्म है वो हिंदू पर्सनल लॉ या हम कहें तो सामान्य सिविल लॉ के तहत चलते हैं। तो उसमें क्या होता है, 14 साल या 15 साल में ही शादी तय है, मतलब जो उसमें क्राइटेरिया रखा गया है कि 14 साल या 15 साल में आप मुस्लिम धर्म में, शरीयत में आप शादी कर लेंगे, ठीक है। तो अब चूंकि अगर संविधान ये 44 अगर होता, अगर शरीयत ना होता तो वहाँ भी बच्चियों को मौका मिलता 18 साल के बाद, कम से कम 18 साल के बाद ही शादी होती, तो कुछ आगे हालांकि चीज़ें सुधर रही हैं। अब देखिए आगे और क्या है, उच्चतम न्यायालय ने सरला मुद्गल बनाम भारत संघ के संदर्भ में 1995 का एक वाद रहा, उसमें भी आगे 2005 में ईसाई पादरी की रिट पर सुनवाई में सरकार को समान सिविल संहिता लागू करने का निर्देश दिया, परंतु सरकार दृढ़ इच्छा शक्ति के अभाव में समान सिविलता को लागू न कर पाई। चूँकि देखिए सरकारों को भी कहीं ना कहीं इसमें कठोर फैसले लेने होते हैं, तो कुछ लोग जो है दबाव में आकर, जैसे यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि, अब देखिए मैं अपनी मर्जी से कुछ भी इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ, जो चीज़ें लिखी हुई हैं और जो हुआ है वही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो समान सिविल संहिता यानी कि अगर जो लोग तर्क दे रहे हैं कि भाई समान सिविल संहिता जो है अनुच्छेद 44 अनुच्छेद 29 का हनन करता है, तो पहले हम लोग देखते हैं अपना प्रस्तावना से क्वेश्चन बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वाले। प्रस्तावना के बारे में जब मान लीजिए मैं मान के चल रहा हूँ कि सभी लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो इसको देख रहे हैं, आमजन वो लोग भी देख रहे हैं, तो उनके हिसाब से मैं बताऊँ, जो प्रस्तावना होता है, जो तैयारी कर रहे हैं वो जानते हैं। प्रस्तावना जो है कहीं ना कहीं जैसे एक मूवी होती है, बड़ी सी फिल्म होती है, और फिल्म का एक छोटा सा पहले ट्रेलर आता है ना, टीजर ट्रेलर जो भी आप कहें, जो पूरे फिल्म के बारे में पूरी तरीके से बता रहा होता है, छोटे से शब्दों में, थोड़े से शब्दों में। ऐसा ही हमारा जो संविधान है उसका जो प्रस्तावना है वो शुरुआत में ही सब कुछ बता दे रहा है इतने से लाइन में। इसको आमतौर पर प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा जाता है, और इसको जो अप्लाई कराए थे या इसमें संविधान में शामिल करने वाले व्यक्ति थे जवाहरलाल नेहरू जी, है ना, उन्होंने इसको आत्मा भी कहा संविधान की। और वास्तव में ये क्वेश्चन भी बनता है कि संविधान की आत्मा क्या है, तो प्रस्तावना है। तो प्रस्तावना मतलब समझ में आ गया होगा। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं, जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो BN राव उस समय संवैधानिक सलाहकार थे, काफी बेहतरीन काम किया उन्होंने तैयार किया था। प्रख्यात न्यायविद संवैधानिक विशेषज्ञ NA पालिकीवाला ने भी इसमें उन्होंने क्या, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा, है ना। पालिकीवाला ने क्या कहा कि ये परिचय पत्र है संविधान का। प्रस्तावना का जो प्रारूप है वो कैसा है, देखिए यहाँ पे जो हाईलाइट है वो कहीं ना कहीं क्या हुआ है, इन पे आमतौर पे संशोधन भी हुआ है। देखिए कब कैसे, तो देखिए इसमें क्या लिखा है, हम भारत के लोग
भारत को एक संपूर्ण संप्रभु संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, यहाँ पंथ निरपेक्ष वाली ही बात है जो सबसे बड़ी बात है ना। जो धर्मनिरपेक्ष हालांकि शब्द नहीं है, वहाँ पंथ निरपेक्ष है। पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब नागरिकों को क्या क्या दिया जाएगा, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, जिस दिन लागू हुआ था संविधान हमारा जो अंगीकृत किया गया तो 1949 में 26 नवंबर 1949 मिति मार्गशीर्ष शुल्क सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एदत्त द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये हमारी क्या है क्या है प्रस्तावना, या हम कहते हैं उद्देशिका। आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पंथ निरपेक्ष वाली बात है, इसकी चर्चा, इसको मैं स्पेशली इसीलिए अलग से ले रखा हूँ। अब देखिए प्रस्तावना में जो है 42वां संविधान संशोधन हुआ, जिसे हम आमतौर पे 42वां संविधान संशोधन 1976 में होता है, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह लिया जाता है। इतने ज्यादा संशोधन हुए, लगभग सैकड़ों, ठीक है ना। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, छोटा संविधान या मिनी संविधान, ठीक है। 1976 में 3 नए शब्द भी इसी समय जोड़े गए थे, समाजवादी, 3 शब्द जो है समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पंथ निरपेक्ष की बात कई बार लोग करते हैं कि क्या है। तो पंथ निरपेक्ष जो राज्य होता है उसका क्या अर्थ है, देखिए पंथ निरपेक्ष होना मतलब क्या, विभिन्न मतों को मानने वाले भारत के लोगों की एकता और उनमें बंधुता की भावना स्थापित करने के लिए संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। और इसे हम जानते हैं 1976 में 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है। और इसका मतलब यह होता है कि राज्य सभी मतों को समान, मत का मतलब किसी भी धर्म उपासना रखने वाले लोगों की बात हो रही है, कि समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी मत को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा, है ना। तो इसीलिए हम पंथ निरपेक्ष हैं। यहाँ पे क्या बोला है, मतों की समान रूप से रक्षा करेगा। तो समान रूप, फिर यहाँ पे अगर संविधान में अनुच्छेद 44 लागू नहीं होता है, यानी समान संहिता लागू नहीं होती, तो फिर यहाँ भी तो खंडन हो रहा है भाई। समान रूप से कहाँ होगा, फिर आधा आधा हो गया फिर तो, है ना, अलग किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग। तो यहाँ भी इस चीज का खंडन हो रहा है। और पंथ निरपेक्ष संविधान की आधिकारिक लक्षणों में से एक है, चलो इसकी बात हो गई थी। तो अच्छा, मुझे लग रहा 44 के बारे में हम लोग चर्चा किए हैं कि नहीं। अनुच्छेद 44 का मतलब क्या है, अनुच्छेद 44 सभी धर्मों को समान रूप से, चाहे वो विवाह हो, तलाक हो, है ना, अधिकार, संपत्ति के अधिकार का नियम, उत्तराधिकार का नियम, है ना, इन सभी में समानता, एक रूपता लाने का जो है अनुच्छेद 44 में चर्चा की गई है, ठीक है। और चूंकि ये हमारे नीति निषेधक सिद्धांत में है, नीति निषेधक सिद्धांत जो होता है वो राज्यों को करने के लिए, राज्य मतलब होता है, जब कभी भी राज्य की चर्चा करें हम लोग तो राज्य का मतलब होता है सरकार, है ना। राज्यों को जब कभी कुछ कहा जाए तो इसका मतलब, जब संविधान में राज्य का चर्चा हो, कहे राज्य, राज्य के द्वारा या राज्य को यह निर्देशित किया जाता है, तो इसका मतलब क्या होता है, सरकार को, ठीक है, संसद को, समझ रहे ना। तो भाग 4 में इसकी चर्चा है। मौलिक अधिकार के बाद, मौलिक अधिकार चूंकि 3 में रहता है, फिर भाग 4 शुरू हो जाएगा। तो 36 से लेकर के 51 तक भाग 4 में अनुच्छेद हैं, जिसमें ये चर्चा है कि राज्य लोगों के लिए क्या करेगा, ठीक है, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या कर सकता है। अब जिनको ऐसा लग रहा है कि भाई हमारे धर्म की स्वतंत्रता या संस्कृति जो अनुच्छेद 29 है इसका हनन हो रहा है, तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं। अब ये देखिए, इसी बहाने हम लोग क्या है पूरा याद भी कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से खूब क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले बात करते हैं धर्म की स्वतंत्रता। ये हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। मौलिक अधिकार 12 से 35 तक है ना। तो सभी तो नहीं चर्चा कर रहा हूँ मैं, जो अभी हाल फिलहाल के मुद्दे में है, भाग 3 में इसकी चर्चा होती है।
तो उसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं 12 से 35 तक। तो धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर के 28 तक है। उसके बाद जो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है तो 29-30। ठीक है, तो यहाँ ये वाला क्वेश्चन इसी की चर्चा ज्यादा हो रही थी, बाकियों को भी हम देख लेते हैं। तो जो आमतौर पे देखिए अनुच्छेद 25 में साफ साफ कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को अपना सकता है, मान सकता है, उसका उपासना कर सकता है ना। इसको आप पढ़ लीजिए यहाँ से भी। कह रहा अंतःकरण की ओर से जो उसका मन करे, है ना, धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार करने के लिए स्वतंत्र है कोई भी व्यक्ति। अनुच्छेद 25 में ये बात कही गई है। 26 में थोड़ा सा और एक स्टेज आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के लिए भी स्वतंत्र है ना। जैसे कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य मतलब जुलूस निकालना, नवरात्रि, जागरण इत्यादि करने के लिए भी वो स्वतंत्र है ना, लेकिन उसका भी अपना एक दायरा है। अनुच्छेद 27 में किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता है ना। जैसे आमतौर पे हमारे यहाँ धार्मिक मामलों के लिए टैक्स नहीं लिया जाता है, वो कहीं ना कहीं अनुच्छेद 27 की वजह से ही। अनुच्छेद 28 बहुत बार पूछा गया है, ये भी, ये सारे क्वेश्चन खूब रिपीट होते हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा ये रिपीट होते हैं, सबसे ज़्यादा, उसके बाद ये, और ये सारे रिपीट होते हैं क्वेश्चन खूब ज़्यादा। अनुच्छेद 28 में कह रहा है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक उपासना में भी उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी जाती है ना। कुछ शिक्षण संस्थाएं जो आमतौर पे अपना निजी चलाते हैं, वो 30 में, अभी उसमें हम आगे बात कर लेंगे। अब 29 के बारे में बात कर रहे हैं। अल्पसंख्यक जो माइनॉरिटीज हैं, है ना, माइनॉरिटीज मतलब भारत में हिंदू सर्वाधिक है तो वो मेजोरिटी है, तो उनके बाद जो बाकी हैं सब माइनॉरिटीज में। तो सबसे बड़ी माइनॉरिटीज में मुस्लिम धर्म आता है। मुस्लिम के बाद फिर हम आगे बात कर लेंगे अन्य सभी, बौद्ध जो हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, वो सब माइनॉरिटी में आते हैं। तो उसमें कह रहा है कि अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करेगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करेगा। अब ये किस परिप्रेक्ष्य में, इसको मैं डिटेल्स में फिर आगे लेके आया हूं, जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि अनुच्छेद 44 यहाँ पे कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। 30 को भी देख लीजिए। कह रहा शिक्षा संस्थाओं में स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अपना अधिकार है। ठीक है, अब हम लोग ठीक से समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसको मैं अलग अलग जगहों से 2-3 जगह इसको इसीलिए रखा हूं कि भाई ठीक से समझ लो ये लिखा क्या है, और क्वेश्चन बनेगा खूब। अनुच्छेद 29 के अनुसार भारत में निवास करने वाले नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को जिसकी अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति है, उसे बनाए रखने की अधिकार की गारंटी देता है कौन? अनुच्छेद 29। और किसी भी नागरिक को किसी भी संस्थान में धर्म, मूलवंश, जाति अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। यहाँ पर कहीं कुछ ऐसा नहीं लिखा है कि आप जो है अपना खुद का कानून अप्लाई करेंगे। कुछ लोग यहाँ पे ज़बरदस्ती इसको अगर आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे तो एंट्री की बात हो रही, तो नहीं एंट्री नहीं, मतलब थोड़ी दिन पहले हिजाब वाली बात आई थी कर्नाटक में, तो वहाँ भी इसी अनुच्छेद 29 का हनन बताया जा रहा था। तो उसमें किसी भी संस्था में धर्म, मूल वंश, जाति अथवा भाषा के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा, ये बात थी। तो यहाँ का कॉन्फ्लिक्ट दिखाया जा रहा था। और ये कह रहा है कि किसी भी लिपि और संस्कृति को उसे बनाए रखने का अधिकार देता है। तो इसकी चर्चा लोग कर रहे हैं कि इसका हनन हो रहा है। ठीक है, और वही अगर हम बात करेंगे प्रस्तावना में देख लें, और अनुच्छेद अगर मैं 15 की बात, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 की बात कर लूँ तो उसमें भी फिर अगर आप अनुच्छेद 44 को लागू नहीं करते तो कहीं ना कहीं फिर से कन्फ्लिक्ट है ना 16 में। चूँकि 16 क्या कहता है, सबको समान रूप से और रोजगार या बाकी चीज़ों के लिए अधिकार मिलना चाहिए। तो इस हिसाब से महिलाओं का अधिकार कहीं ना कहीं वंचित हो रहा है, यदि स्पेसिफिक बात करें मुस्लिम पर्सनल लॉ या मुस्लिम धर्म के बारे में। अब हम बात करते हैं शाहबानो बेगम का वाद का मामला जो था वो क्या रहा। समझ रहे हैं ना क्या चीज़ें हैं, अब इसको समझते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। बस मुद्दा मुझे दिखाना था, बाकी चीज़ें आप खुद ही डिसाइड करिए। देखिए शाहबानो बेगम वाद जो है 1986 में न्यायालय में सरकार को समान सिविल संहिता जो अनुच्छेद 44 में निर्देशित है को क्रियान्वित करने का आदेश दिया था, पहले भी हम लोग पढ़े थे। और इसके अतिरिक्त सरला मुद्गल बनाम भारत 1995 तथा 2005 में भी जनहित याचिका के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसको लागू करिए। और
रणधीर सिंह बनाम भारत संघ 1982 में भी ये मामला आया, जिसमें मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया कि समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। अब यही चीज़ है अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद 16 का हनन कहीं ना कहीं हो जाएगा ना। इस हिसाब से अनुच्छेद 16 में भी इस बात की चर्चा है, हमारा मौलिक अधिकार है कि सबको और समान कार्य और समान वेतन, है ना, सबको समान रूप से काम करने का मौका ये राज्य को देना चाहिए अधिकार के रूप में, अनुच्छेद 16 में है। ठीक है, तो फिर इसका ये कहीं ना कहीं इसका हनन होने लग रहा है। अगर 44 लागू होता तो पूरी तरीके से अप्लाई हो जाएगा। तो संविधान के अधीन एक मौलिक अधिकार नहीं वरन नीति निषेधक तत्व है, ये बोला है संविधान के अधीन एक मौलिक अधिकार नहीं। अब देखिए अनुच्छेद 16 की बात यहाँ पे कह रहा है कि ये तो नीति निषेधक सिद्धांत है, राज्यों को करना ही करना चाहिए, अधिकार कहाँ है। ये बात इस वाले मामले में रणधीर सिंह बनाम भारत संघ के मामले में कहा जा रहा है, किंतु निश्चित ही यह हमारा संवैधानिक लक्ष्य है और अनुच्छेद 32 के अधीन न्यायालय ने मौलिक अधिकार और नीति निषेधक सिद्धांतों के समन्वय पर बल दिया, दोनों एक दूसरे से सामंजस्य है। अनुच्छेद 32 क्या होता है? अनुच्छेद 32 जो है उसे आमतौर पे उसे भीमराव अम्बेडकर जी ने जब उनसे पूछा गया, जब संविधान बना लिए थे तो उनसे पूछा गया कि भाई सबसे अच्छा क्या लगा, तो उन्हें अनुच्छेद 32 लगा, क्योंकि अनुच्छेद 32 सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है राज्य के विरुद्ध, राज्य मतलब गवर्नमेंट के विरुद्ध, कि वह क्या करेगी, रिट जारी कर सकती है ना, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे कहा जाता है। तो अंबेडकर साहब को उन्होंने कहा कि भाई ये संविधान की आत्मा है, तो सुप्रीम कोर्ट इसके तहत रिट जारी कर सकती है या दिशा निर्देश दे सकती है। निष्कर्षतः हम बात करें तो वर्तमान स्थिति में मौलिक अधिकारों को निर्देशक तत्वों पर वरीयता प्रदान की गई है, परंतु इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि निर्देशक तत्व क्रियान्वित नहीं किए जा सकते हैं। संसद के निर्देशक तत्वों के प्रवर्तन हेतु मौलिक अधिकारों को उस सीमा तक संशोधित कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये सबसे बड़ी बात है, संशोधन हम कहाँ तक कर सकते हैं, सिर्फ मूल ढांचे तक। मूल ढांचे को कभी तहस नहस नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 368 एक ऐसा अनुच्छेद है जो संविधान संशोधन का जो है अधिकार देता है संसद को। तो मौलिक अधिकारों का तब तक संशोधन किया जा सकता है जब तक वह मूल ढांचे तक ना पहुंचे, तो संशोधन कर सकती है जब तक कि वह संविधान के मूल ढांचे को नष्ट न करते हों। ठीक है, तो ये सब मामले रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कई बार कहती रही है, फिर भी लोगों को परेशानी होती कि क्यों लागू हो जाए संविधान में अनुच्छेद 44। ठीक है, मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ, होना चाहिए, है ना। और इसकी चर्चा तो हम लोग कर लिए थे शाहबानो केस में और मुदगल बनाम में, तो 2005 इसमें भी चर्चा हुई थी। अब हम बात करें अगर धर्मनिरपेक्ष की, थोड़ी देर पहले चर्चा एक हुई थी कि धर्मनिरपेक्ष स्वतंत्रता, तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है किसी धर्म के पक्ष में न होना। इस हिसाब से अगर हम बात करें, अगर धर्मनिरपेक्ष हमारे प्रस्तावना में है तो किसी धर्म को स्पेशल ट्रीट दिया जा रहा है, तो फिर धर्मनिरपेक्ष कैसे है गवर्नमेंट, या हमारा संविधान कैसे हो पा रहा है? धर्मनिरपेक्ष तो नहीं होगा ना, फिर सिर्फ एक ही पहलू को देखना ठीक नहीं है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये अधिकार, अब देखिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष शब्द भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, हमें पता 1976 में, जैसा कि उच्चतम न्यायालय ने भी 1974 में यह कहा था। यद्यपि धर्मनिरपेक्ष राज्य शब्द का स्पष्ट रूप से संविधान में उल्लेख नहीं किया गया था, तथापि इसमें कोई संदेह नहीं है कि संविधान के निर्माता ऐसे ही राज्य की स्थापना करना चाहते थे। इसलिए संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो अभी हम देख करके आए हैं, जोड़े गए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सभी अवधारणाएं विद्यमान हैं, अर्थात हमारे देश में सभी धर्म समान हैं। ये धर्मनिरपेक्ष की बात हो रही है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ठीक है, तो स्पेशल ट्रीटमेंट फिर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। इसकी चर्चा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ये देखिए दूसरी जगह से मैं पूरा डिटेल्स में और ज़्यादा इसको लाया था 29 की बात करने के लिए। ठीक है, तो अनुच्छेद 29 वही बात है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों एवं भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा प्रदान करता है। हालांकि उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था यह दी है कि अनुच्छेद की व्यवस्था केवल अल्पसंख्यकों के मामले में नहीं है, जैसा कि सामान्यतः माना जाता है। हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ अल्पसंख्यक के बारे में बात हो रही है, तो उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये सिर्फ माइनॉरिटीज़ के लिए नहीं है,
उसने कहा नागरिकों के अनुभाग शब्द का अभिप्राय अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक दोनों शब्दों से है। उच्चतम न्यायालय ने यह कहा व्यवस्था भी दी कि भाषा की रक्षा में भाषा के संरक्षण हेतु आंदोलन करने का अधिकार भी सम्मिलित है लोगों को भाषा के हिसाब से। ठीक है, तो ये चीजें अनुच्छेद 29 में कहीं से भी ले आएंगे, बात तो वही लिखा हुआ संविधान में। अब मैं थोड़ी चर्चा करता हूँ हमारे अम्बेडकर साहब के बारे में, उन्होंने क्या कहा। तो उनका एक ऐसे बहुत सारे कथन हैं, स्पेशल जो कथन है वो उस पर चर्चा कर रहा हूँ मैं। अम्बेडकर साहब का एक कथन है, उन्होंने क्या कहा, मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि वो देखिए हमारे स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे, समझ रहे ना। तो कानून मंत्री के से रहते हुए उन्होंने तो फारूक अब्दुल्ला से भी ये बात कही थी कि मुझे तो ये समझ नहीं आता कि आपको जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कि आपको सभी सुविधाएं भारत सरकार देती है, हर चीज़ भारत सरकार देगी, लेकिन आपका अपना विधान रहेगा, हर चीज़ आपकी अपनी रहेगी। अनुच्छेद 370 ने पे भी उन्होंने उस समय टारगेट किया हुआ था, चूंकि वो कानून मंत्री थे। तो इसमें भी उन्होंने अपना तर्क दिया हुआ कि मैं व्यक्तिगत रूप से समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसी भी धर्म, जिसे मजहब भी कहते हैं, को यह विशाल व्यापक क्षेत्राधिकार क्यों दिया जाना चाहिए। ऐसे में तो धर्म जीवन के प्रत्येक पक्ष पर हस्तक्षेप करेगा और विधायिका को उस क्षेत्र पर अतिक्रमण करने से रोकेगा। यह स्वतंत्रता हमें क्या करने के लिए मिली है, हमारी सामाजिक व्यवस्था आत्म समानता, भेदभाव और अन्य चीज़ों से भरी है। यह स्वतंत्रता हमें इसलिए मिली है कि हम इस सामाजिक व्यवस्था में जहां हमारे मौलिक अधिकारों के साथ विरोध है वहां सुधार कर सकें। तो ये अम्बेडकर साहब कहना चाह रहे हैं, समझ रहे ना। ये अनुच्छेद 44 के संदर्भ में उनका अपना कथन है। अब हाल फिलहाल के मुद्दों में अगर हम बात करें तो अभी ये बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने क्या कहा है, तो उन्होंने कहा हमारी पार्टी अभी आजकल के न्यूज़ में, हमारी पार्टी किसी भी यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने के खिलाफ नहीं है, बल्कि भाजपा और इनकी सरकार द्वारा इसे लागू करने के तरीके से सहमत नहीं है। धीरे धीरे सब लोग मानेंगे बात को, हाँ वो अलग बात है, सरकारों से अपना हमेशा से जो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन वाले लोग होते हैं उनका होना चाहिए कन्फ्लिक्ट, आपस में विरोधाभास होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं असमर्थन में ही है, इसे ज़बरदस्ती लागू करना सही नहीं है। अब ज़बरदस्ती लागू नहीं करेंगे तो आराम से फिर समस्या है। हालांकि ज़बरदस्ती नहीं, इस पर बहुत पहले से लोगों से राय ली जा रही है ना, एजेंसियां काम कर रही हैं। उत्तराखंड में पहले लागू कर दिया गया था अभी ट्रायल के रूप में। तो इसका राजनीतिकरण करने से समस्याएं पैदा होंगी। सरकार को अभी महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर फोकस करना चाहिए, ये इनका कथन है। अब फिर से हम बात करें तो क्षेत्र के अधिकतर आधुनिक देशों में ऐसे कानून लागू हैं जो समान रूप से सबको अधिकार देते हैं, जिसमें मैंने बात किया था कि कौन कौन है। देखिए अमेरिका है, आयरलैंड है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, मलेशिया, टर्की, इंडोनेशिया, सूडान, इजिप्ट, ऐसे बहुत सारे देश हैं जो पहले से ही समान नागरिक संहिता लागू कर चुके हैं। पीछे हम लोग हैं, ठीक है ना। भारत में समान नागरिकता संहिता लागू नहीं है, अब चूंकि लागू होने के प्रोसेस में है, हो ही जाएगी। बल्कि भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए हैं। हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध के लिए एक व्यक्तिगत कानून है, ध्यान दीजिएगा। हिंदू सिख जो एक तरीके से हिंदू मैरिज एक्ट है वो सब पे लागू होता है, सिख, जैन धर्म, जैन, बौद्ध सब पर, लेकिन सब पर नहीं, मतलब इन पर। और मुसलमान और ईसाइयों के लिए अपने कानून हैं, ठीक है। मुसलमान, ईसाई और पारसी, इसमें ईसाई पारसी नहीं है तो पारसी बात वही है। मुसलमानों और ईसाइयों के लिए अपने अलग कानून है। मुसलमानों का कानून शरीयत पर आधारित है और अन्य धार्मिक समुदायों के कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित हैं, लेकिन सिर्फ मुस्लिम धर्म का अपना खुद का शरीयत है, जिसे हम कहते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैं आपको बताया, दिखाया, ठीक है। मैं यहाँ पे कोई ऐसा निष्कर्ष टाइप का कोई मामला नहीं देने वाला हूँ, है ना। बस निष्कर्ष और निर्णय आप खुद ही लें कि क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या नहीं चल रही हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट को कई बार फटकार लगाया जा चुका है कि कह रहा है कि अनुच्छेद 44 में दिए गए समान सिविल संहिता के लिए सरकार ने विशेष विवाह अधिनियम तथा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 पारित किए हैं,
परंतु शाहबानो 1986, सरला मुदगल 1995 के वादों में उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी सरकार पूरे देश में समान सिविल संहिता लागू करने में असफल रही है। तो इसमें कई चीज़ें इस तरीके से हैं। तो अब हम बात करेंगे कि ये अनुच्छेद 44 एक्चुअली अब पूर्णतः फिर से एक बार बात कर ले कि है क्या। तो देखिए, अनुच्छेद 44 सीधी सी बात ये कहना चाह रहा है कि सभी लोगों को समान अधिकार मिलना चाहिए, समान सिविल संहिता, एक देश में सभी लोग समान रूप से ट्रीट किए जाए। उसमें स्पेशली सबसे बड़ी बात है कि सबका शादी विवाह का अपना रूल है ना, चूंकि तलाक भी एक विषय था, तलाक को भी हटाया गया है ना। देखिए, कोई कुछ भी कहे लेकिन ये बहुत बड़ा सुधार है किसी भी देश के लिए, चाहे तलाक हो या पर्सनल अपना लॉ है। अगर सब कुछ ठीक है तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं है तो सब पूरे देश में एक कानून होना चाहिए, तो ठीक है। तो विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति पर जो अधिकार है वही उत्तराधिकार, और बाकी बहुत सारी चीज़ों में जो एक रूपता आती है वो समान सिविल संहिता में आती है, ठीक है ना। बाकी चीज़ें जैसे आरक्षण की बात है, तो आरक्षण पे अभी विशेष कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं है ना। और यदि इस पर भी, चूँकि ये वीडियो मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा लेंदी होने लग गया है, अब यदि आपको अभी कुछ डाउट है जैसे SC ST OBC इत्यादि के मामले में क्या चीज़ें होने वाली हैं कैसा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसको स्पेशली हम लोग देखेंगे। और बाकी निर्णय आप लीजिए। देखिए, जो हिंदू है, मुस्लिम है, यहाँ पे बात हिंदू मुस्लिम की नहीं है, चूँकि मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चियाँ हैं, तो ऐसा देखने में आता है कि भाई देखो, कहने का मतलब अभी ठीक है, काफ़ी सुधार भी हो रहा है, जो अवेयर हैं बहुत ज़्यादा सुधार है, लेकिन बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हैं और चूँकि उसमें सीधा ये कहा जाता कि, अब देखिए थोड़ा सा मैं अगर वाकया बताऊं, तो एक बार की बात है, ग्रेजुएशन में बच्चे का एडमिशन होना था, लड़की थी, मतलब मुस्लिम लड़की। तो उन्होंने कहा कि सर ऐसा है, अब हम लोगों में तो जल्दी शादी होनी होती है, तो मैं इस चीज़ को पहले नहीं जानता था कि वास्तव में 14-13 साल में अभी भी हो रही शादियाँ। हालांकि भारत में अभी भी है जो बाल विवाह है, बड़ी बड़ी समस्या है। तो पढ़ाना लिखाना ये सब क्या है, ऐसे कुछ सब अब छोड़िए, क्या मतलब ऐसे सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे थे लड़की के पिताश्री, ठीक है, कि जल्दी शादी करनी होती है और ये फलाना ढिमाका, बहुत सारी चीज़ें। तो अनुच्छेद 44 आई थिंक समझ पाए होंगे, ठीक है ना। और नुकसान मुझे लगता है किसी का नहीं है, देश में सबको समानता मिल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो महिला वर्ग है, मुस्लिम महिला वर्ग, उन सबको बहुत ज़्यादा अधिकार मिलेगा बेहतरीन तरीके से। ये हो गया तो बेहतर है, होगा तो वही है, चूँकि वर्तमान सरकार थोड़ी सी जो है कहीं ना कहीं अपनी बात, इसकी मैनिफेस्टो में बहुत सारी चीज़ें रही हैं। मैं किसी सरकार का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में होगा कि नहीं, अगर इस पर किसी को डाउट है तो देखिए, अनुच्छेद 370 बहुत बड़ा मुद्दा था, लागू हुआ है ना। 3 तलाक एक बहुत बड़ा मुद्दा था, CAA NRC बहुत बड़ा मुद्दा था। और बाकी अगर धार्मिक मामले हैं तो उधर नहीं जाऊंगा, जो बहुत सारे काम हुए हैं, जिसमें से अब क्या है, अनुच्छेद 44, जो संविधान में बार बार सुप्रीम कोर्ट बार बार कह रही थी गवर्नमेंट को, संसद को, कि क्यों नहीं लागू कर रहे हो, ठीक है ना। तो ये लागू हो जाएगा, तो ये चीज़ें सब जो है कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो मुझे बस ये दिखाना था कि वास्तव में अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि हमारा अधिकार है, मौलिक अधिकार है, तो अधिकारों में क्या अधिकार है, अनुच्छेद 29 में क्या बातें कही गई हैं, 25, 26, 27, 28, 29, 30 तक में क्या बात है, वहीं पे धार्मिक बातें हुई हैं उन्हीं अनुच्छेदों में, ठीक है। वो क्या चीज़ें हैं, अनुच्छेद 44 क्या कहता है, हमारी प्रस्तावना में क्या बातें हैं, है ना। प्रस्तावना तो पूरा संविधान को ही बताती हैं। तो इन सब पे हम लोगों ने चर्चा किया हुआ है, और मुझे उम्मीद है कि मैं आपकी क्यूरियोसिटी को या कुछ जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर पाया हूँगा। और अभी भी कुछ रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।